नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोबारा से एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए मैं आ गया हूं, भौतिक गुरु मयंक सर अपने पॉडकास्ट के साथ। आज हम लोग बहुत विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का। और इस मुद्दे के लिए हमारे साथ बैठे हैं बहुत जाने माने नेशनल प्लेयर, जो कि खुद एक नेशनल प्लेयर भी हैं और स्पोर्ट्स टीचर भी कह लीजिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर भी कह लीजिए। योगेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयंक सर, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसे विषय को रखा जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के युवाओं के लिए और एक नई दिशा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो योगेंद्र सर, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आपने बहुत अच्छा समय दिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ख़ासकर बात करने जा रहे हैं एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जानना चाहूँगा सर कि स्पोर्ट्स का हमारे एकेडमिक्स में क्या फ़र्क पड़ता है सर। एक्चुअली जो हम लोगों ने एक प्रोस्पेक्टिव बना रखा है, जो एक अवधारणाएं अपने अंदर बना रखी हैं जी कि खेल और शिक्षा दोनों अलग अलग है। ये कुछ ऐसा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज़ अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द एजुकेशन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक लाइन में कहूँगा जी, एक समय कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, बिल्कुल, खेलोगे कूदोगे होगे खराब जी। तो आज ये अवधारणा चेंज हो रही है। समय दर समय हर फिलॉसफी का एक समय आता है जहाँ एक परिवर्तन का दौर शुरू होता है। तो आज नई अवधारणा बन चुकी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब के साथ साथ खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाबों के नवाब। नवाबों के नवाब, यस बिल्कुल। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक खेल को नई दिशा और दशा तैयार कर रहा है पूरी दुनिया। भारत भी जो है ओलंपिक्स कराने की सोच रखने लगा है और उस पर काम भारत सरकार कर रही है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कुछ तो बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत इंस्पिरेशनल आपसे सुनने को मिलता है। अक्सर आप कई सारी ऐसी बातें कह देते हैं कि जो लाइफ में हमें बहुत हेल्प करती है आगे। योगेंद्र सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसा आप भी देख रहे हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन पर जो है बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, मोबाइल पर स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो उन बच्चों को हम ग्राउंड तक कैसे लेके आएँ सर? सर एक बहुत बड़ा विषय है और जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं ये इतना गंभीर विषय है कि आज के युवाओं तो छोड़ दीजिए, जो 2 साल 3 साल से अधिक के या इसके आसपास के बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम है, जो कि WHO ने कहा है कि इन बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम 0 के आसपास होना चाहिए। अगर हो तो 0 के आसपास। WHO ने बाकायदा इसकी एक गाइडलाइन जारी की है जी। और विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें चाइना और ऑस्ट्रेलिया शामिल है कि वो अपने 18 साल से कम के नीचे के बच्चों को मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं करते। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं सर, बच्चों में जिस तरह से मोबाइल के प्रति एडिक्टेड हो जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिना मोबाइल के वो अपने आप को अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यूँ कहूँ कि उनको एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर की जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ODD OCD जैसी समस्याएं आ रही, एडिक्टेड हो जा रहे हैं बच्चे और हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, रोने लगना जैसी एक्टिविटी शामिल है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और आपने इसके साथ जोड़ा कि उनको मैदान तक कैसे ले जाया जा सके, मैदान तक कैसे ले जा सके। ये बड़ा अच्छा विषय आपने जोड़ा उसके साथ, स्क्रीनिंग टाइम के साथ उन बच्चों को मैदान तक कैसे ले जाया जा सके। इसके लिए व्यवस्थाएं सरकारें भी कर रही हैं कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो आपके ये कहूँ कि टाउन्स हैं, बड़े टाउन्स या छोटे टाउन्स हैं और उनके जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पार्क नेसेसरी होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और छोटे छोटे अगर जहाँ जगह नहीं तो गवर्नमेंट एक्सरसाइज के लिए अलग अलग चीज़ें एडल्ट्स के लिए भी बना रही, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नेसेसरी कर रहे हैं। और उसमें मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी माता पिता की बढ़ जाती है छोटे बच्चों पर, कि वो बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा खेलने की जो है
सुविधाएं दें और उन व्यवस्थाओं को अपनाएं कि एक्चुअली हम भी और बहुत सारे कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो मैंने समझा है कि लड़के बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़कों का पार्टिसिपेशन मैदान में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इनकी कंपैरिजन में तुलना में लड़कियां जो है उतना ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब इसके पीछे या तो उनके गार्जियन जिम्मेदार हैं, या स्कूल, या हमारी सोसाइटी, जो भी आप कह लीजिए। हमारा मूल प्रश्न ये है सर कि लड़कियों को ग्राउंड तक हम कैसे लेके जाएंगे? बहुत बड़ा और व्यापक सवाल। 1900 पेरिस ओलंपिक से महिलाओं का भागीदारी शुरू होता है, यानी पहले ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित बिल्कुल नहीं थी, और दूसरे ओलंपिक खेल जब शुरू हुए तो वहाँ से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसमें बहुत जो बड़ा विषय आपने रखा कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े या बच्चियाँ खेल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा बहुत ताकत के साथ ये बात कि अभी भी जो फीमेल कोचेज़ इंडिया के अंदर हैं जी, उनका एक बहुत बड़ा अभाव है सर। अभाव है, बिल्कुल सर। और फीमेल कोचेज़ अवेलेबल नहीं हैं। स्कूल्स लेवल पर भी देखा जाए अगर तो फीमेल कोचेज़ उतनी अब अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है जी, बट जितनी अपेक्षाएं हैं जी उतने नहीं हैं। उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के या ये कहूँ भारत सरकार के जो स्टेडियम्स हैं जिन पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, वहाँ भी थोड़ा सा अभाव है महिला कोचेस के। तो ये एक बड़ा विषय है। उसके साथ साथ अवेयरनेस, बिल्कुल सोसाइटी में महिलाओं को लेकर के या यूँ कहूँ कि बच्चियों को लेकर के अवेयरनेस की खेल में आज तक हमारे जो, अगर मैं रूरल और अर्बन एरिया को थोड़ा सा डिफाइन करूँ यहाँ पर जी, तो रूरल एरिया तो अभी भी बहुत चीज़ों को अलाउ नहीं करता। आप जानते हैं पहनावे पर, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का कोई ये नहीं है कि वो ये पहनेगा, जो उसके अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ उसको नीड है वो पहनेगा। शहरों में तो फिर भी डेवलप हो चुका है कल्चर, यहाँ पर इजली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इजली सेफ्टी भी है, क्योंकि पेरेंट्स एक चीज़ पे देख करके नहीं बच्चे को भेजना चाहता। यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स भी ठीक है अकॉर्डिंग टू द रूरल एरियाज। और मैं ये मानता हूँ सर कि रूरल एरिया में ही असली टैलेंट है। बिल्कुल सर। अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है और हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है जी कि एक स्पोर्ट्स टीचर में, कोच में जी और पीटी टीचर में क्या अंतर होता है? अक्सर हम सबको तीनों को हम एक ही मान के चलते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है ये अलग अलग होते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा तीनों अलग अलग तीनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जो हम लोग पीटी टीचर बोलते हैं उनको एक्चुअली फिजिकल ट्रेनर बोलते हैं जी, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं फिजिकल एक्टिविटी में लिए। और जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं जिनको पीईटी बोलते हैं सर। अच्छा, पीईटी और जो पीटीआई आप बोलते थे एक्चुअली, जो ये पुराना कंसेप्ट एक्चुअली क्या था, कभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज़ बनाई थी कि जो आर्मी के ट्रेंड लोग थे जो ट्रेनिंग देते थे उनको स्कूलों में भर्तियां दे दी जाती थी जी, तो उनको पीटीआई कहा जाता था। फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर उनको कहा जाता था जो फिजिकली बच्चों को तैयार करते थे। और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। कोचेस का काम है कि जिस भी पर्टिकुलर गेम से हैं वो, या जिस भी पर्टिकुलर गेम से उन्होंने डिप्लोमा लिया, जैसे डिप्लोमा इन हैंडबॉल, डिप्लोमा इन बास्केटबॉल, तो जिस भी खेल के वो डिप्लोमा है उससे पर्टिकुलर एक विशेष अपने ही खेल से उनको बच्चों को ट्रेन करना, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, या फिर वो स्टेडियम के लिए हो, तो वो कोचेज़ होते हैं सर। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके, और मन तो कर अब आपसे बात हम करते रहेंगे, लगभग बहुत सारी बातें आपसे पूछूंगा। जरूर सर। और मैं भी चाहूँगा कि समाज को एक नई, आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से नई सोच और सोचने पे मजबूर करें, ताकि किन किन विषयों पे और भी चर्चाएँ की जा सकें। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा क्या स्पोर्ट्स केवल मैदान तक ही रह गया है, या उससे हमारा करियर का भी ऑप्शन कुछ मिलता है? क्योंकि अमूमन गार्जियन का मानना ये होता है कि पढ़ने लिखने से शायद एकेडमिक से बहुत अच्छा होगा, और स्पोर्ट्स को वो दरकिनार करके रखा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी यही है, क्या स्पोर्ट्स की वजह से उनका करियर में ग्रोथ हो सकता है क्या सर? स्पोर्ट के साथ? स्पोर्ट्स की वजह से? हाँ बिल्कुल सर।
स्पोर्ट्स में बहुत सारे मल्टीपल जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं आज के समय आज के समय में। बिल्कुल, आज के समय में बहुत सारे जॉब के जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टीचिंग सेक्टर पर, कोचिंग सेक्टर में, फिटनेस के सेक्टर्स में, कमेंट्री के सेक्टर में, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के सेक्टर्स में। मतलब एक डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ खिलाड़ियों के पास है जो खेल में हैं उन लोगों के पास। और जो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें, जो एकेडमिक है जी, उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है आपको टीचिंग कैरियर में। जैसे आप एलिमेंट्री लेवल पर यानी कि स्कूलिंग लेवल पे भी आप कर सकते हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जहाँ पर आप फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के डायरेक्टर होते हैं, और उसके साथ साथ या तो असिस्टेंट प्रोफेसर और फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर्स होते हैं। अगला सवाल ये जानना चाह रहा हूँ सर कि स्पोर्ट्स की वजह से क्या हमारी जो ग्रोथ होती है वो मेंटली, फिजिकली, सोशली तीनों होती है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है ना? कैसे सर ये हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों में कौन कौन से सुधारात्मक या विकास डेवलपमेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम खेल के थ्रू हमें टीम स्पिरिट मिलती है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें टीम स्पिरिट हमारे अंदर डेवलप होता है जी। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब हम कोई काम करते हैं, बेहतर कर पाते हैं, डिसीजन लेने की शायद बिल्कुल डिसीजन लेने की कैपेसिटी हमारी बिल्डअप हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ठीक हो जाता है, हमारा मोटर फिटनेस बहुत अच्छा हो जाता है, हम फाइन मूवमेंट करना सीख जाते हैं, ग्रॉस मोटर फिटनेस बहुत अच्छा हो जाता है खेल के थ्रू। और एक जो टीम स्पिरिट के साथ है एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जैसे एज अ कैप्टन मैं यूपी टीम का कैप्टन भी रहा हूँ हैंडबॉल का, तो मुझे ये बड़ा है कि आप जैसे ही आपको ये फीलिंग्स आती हैं कि आप जो है साथ में टीम को लेकर, टीम के साथ कैसे काम करना है, टीम से कैसे काम कराना है, तो ये क्वालिटी भी फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पोर्ट्स के थ्रू जो है डेवलप हो जाती है। सर ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि स्पोर्ट्स देख रहे हैं आजकल हर प्रकार के स्पोर्ट्स बन रहे हैं, कुछ इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स हैं। जी, स्पोर्ट्स तो भी अभी स्कूल्स में हो रहे हैं। तो ये जानना चाहूँगा क्या सारे स्पोर्ट्स का नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें या स्टेट लेवल की बात करें तो क्या किसी भी लेवल का बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है या कुछ विशेष प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है इनकी? नहीं, बिल्कुल हर खेल की अपनी एक कैटेगरी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हैंडबॉल हो, हॉकी हो, बहुत सारे खेल हैं, एथलेटिक्स हो, कोई भी खेल हो, हर खेल की एक अपनी कैटेगरीज़ है। अंडर 16, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, सीनियर, है ना, ये सारी कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं और उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको फिजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे खेल है जहाँ पर एज के बाउंड नहीं होते, जैसे चेस है आपके, जी। यहाँ पर एज का कोई बाउंड नहीं है, जो आप जितना बेहतर कर सकते हैं। कैटेगरी हम बना के इसलिए कराते हैं इन गेम्स को ताकि हम आसानी से इन खेलों का आयोजन कर सकें। स्कूल की बात करूँगा सर। हाँ बिल्कुल। स्कूल मैनेजमेंट का स्पोर्ट्स एजुकेशन के प्रति क्या रवैया है आज के समय, या क्या वो इनिशिएशन ले रहे हैं कि जिससे उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ बढ़ रही है? क्या आपको मदद मिलती है कि नहीं मिलती? क्योंकि अमूमन देखा है कुछ स्कूल स्पोर्ट्स को बहुत कहना नहीं चाहिए लेकिन एक दरकिनार करके बात करते हैं, उसको एक सेकेंडरी ऑप्शन करके रखते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली इसकी एक बड़ी वजह है कि खेल को जो चला रहे हैं या जो इस पूरे फंक्शन को रन करते हैं जी, उनको खेल की इम्पोर्टेंस पता नहीं है। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत गहरी बात है सर। एक्चुअली इसकी वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने देखा है, चाहे आप अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे जी, और स्पोर्ट्स के बारे में जब भी जानेंगे, तो जब उस जगह पर वो व्यक्ति नहीं होगा, अगर मैं आपसे ही कहता हूँ कि आप जिस विषय के एक्सपर्ट हैं, अगर उस विषय के अतिरिक्त आपसे सवाल जवाब यह करना होगा तो थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। तो आज जो समितियाँ स्कूल चला रही हैं उनमें सबसे बड़ा जो एक तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मेरा एक लंबा अंतराल है इस सिस्टम में काम करने का, मैंने ये महसूस किया कि खेल को महज केवल एक पार्ट की तरह देखा जा रहा है, उसमें कैरियर नहीं ढूंढा जा रहा है। ये बहुत
समझने का विषय है सर जी कि स्कूल जो कि बच्चों को ये, जैसे मैं अभी एक आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा फील्ड है अपने आप बिल्कुल में। बिल्कुल है। बीएससी एजी भी करते हैं, 12th में एजी है बहुत सारे स्कूल्स में। लेकिन आप अगर अमूमन आप बताइए कि आपको कितने ऐसे बच्चे मिले जो बीएससी एजी सुनने को मिला? सच में खेती नहीं कर रहे, उन्हें तो किसान कह दिया जाता है फिर। हाँ, यस, बिल्कुल ना। अगर एजी में कोई पार्टिसिपेट करता है या ग्रेजुएशन करता है तो लोग कहते हैं किसानी कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसी कंसेप्ट है ना जी, समाज के अंदर। मानसिकता तो बनी तो हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खेल के लिए भी लगभग मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर ये है कि बस ये पार्ट है, ये करिकुलम है, इसको कंप्लीट कर पीरियड देते लगा होता है बस। जी जी बिल्कुल, इसको किसी तरह इसको कंप्लीट कर लें, इट्स ओवर। लेकिन अगर हम बच्चों को, इन बच्चों को जो बच्चे हमारे 12th में हैं, देखिए बच्चों की पोटेंशियल, हम टॉपर ढूंढने चल पड़ते हैं अक्सर हम टॉपर ढूंढना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन जो बेहतर हैं बच्चे हैं उनके साथ बेहतर काम करना चाहिए। पर जो बच्चे मीडियोकर हैं या जो मिडिल स्टैंड करते हैं या उससे नीचे हैं, उन बच्चों के लिए क्या है फिर? इसका मतलब वो उनका कैरियर ख़त्म है। ऐसे बच्चों को हम फिजिकली ट्रेन कर सकते हैं, उनको अलग अलग कि स्कूलों में या कॉलेजेस में हम देखते हैं जब कि और भी कई सारे विषय होते हैं जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बाकी विषय में। जी तो बाकी विषयों के साथ एक फिजिकल एजुकेशन जैसे विषय को लेकर जी उनसे लड़ना, उनके समान रूप से काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? अरे बहुत जटिल प्रश्न, और मैं बड़े ताकत के साथ क्योंकि सर कोर विषय तो पीसीएम या पीसीबी ही होता है और फिजिकल जी, एजुकेशन एक ऑप्शनल विषय है। बिल्कुल तो ये ऑप्शनल को मेन कैसे बना देते हैं आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है सर जी। और बड़ा मज़ेदार सवाल है। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर इस आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जब मुझे सुनेंगे तो एक बहुत ताकतवर आपने सवाल किया कि सभी मेन विषयों के साथ आप कैसे अपने आप को साबित करते हैं कि आप इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर तो लगता है कि बस जब कुछ कोई नहीं मिल रहा है चलो ग्राउंड भेज दो। बिल्कुल ऐसा ये सर बताएं सर, तो एक्चुअली क्या है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो मेरे समझ से तो मुझे नहीं समझ में आता कि खाली पीरियड मतलब स्पोर्ट्स, वही स्पोर्ट्स का मतलब है स्किल, नॉलेज, और हम इसको क्या समझ रहे हैं कि कोई नहीं है तो स्पोर्ट्स में तो कितना चुनौतीपूर्ण है? बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं तो इससे कई जगहों पे रहा, उस दौरान मैंने देखा भी और अभी भी कई साथियों से बातचीत में मिलता है कि जैसे कोई बच्चा अच्छा है जी, अब खेलने बहुत अच्छा है, तो वो डेली आकर के प्रैक्टिस करना चाहता है और एक दिन या 2 दिन क्लास नहीं गया और टीचर ने उसको प्रैक्टिस सेशन में देख लिया और फिर वो जो भी विषय के अध्यापक हैं, मैं किसी विषय का नाम नहीं लेना चाहता कि किस विषय के अध्यापक हैं, ऐसा देखा जाता है। तो बहुत सारे जो मेन सब्जेक्ट के अध्यापक हैं बड़ी अजीबो निगाहों से उस बच्चे को कहते अच्छा तो अब खेलोगे ही, पढ़ना तो है नहीं तुमको। तो है नहीं। ये सवाल जो है सरल है, बहुत आसान है हमको कह देना बस खेलोगे पढ़ोगे नहीं जी। शायद इस सवाल को बदलना बदलना जी, इसको समाज को भी सोचना पड़ेगा और पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स भी सवाल पूछते हैं। मेरे फादर, जब मैं स्पोर्ट्स में आया, मेरे पिताजी कतई नहीं चाहते थे मैं खिलाड़ी बनूं। अच्छा, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आप पढ़ने आए हैं इलाहाबाद, बाकी जैसे विषय हैं आप पढ़िए उसको। बट मैं शुरुआती दौर पे खेल से, बचपन से मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, बहुत एक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैं आता हूँ शहर में, यहाँ इलाहाबाद में एक विद्यालय है, वहाँ मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और फिर वहाँ से खेलना शुरू करता हूँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो पिताजी को बुरा लगता था ये बात। तो मेरे मामा श्री थे, उन्होंने कहा ऐसा है तो जब इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में जाओ। मैं थोड़ा व्यक्तिगत हो रहा हूँ, पर व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ और मेरा सवाल ही यही था अगला कि आपकी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई कैसे और कहाँ से? मतलब अगर मैं आपके परिचय जानना चाहूँ कि योगेंद्र यादव कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ उनकी शिक्षा हुई है, कहाँ से उन्होंने करियर की शुरुआत करी, आज कहाँ पर हैं और आने वाले 5 सालों के बाद वो कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? कई सवाल एक साथ हो गए सर। जी, ये बड़ा एक व्यापक सवाल आपने किया है। लोगों को जानने का अधिकार है सर। बिल्कुल जरूर, क्योंकि आप एक फेस, एक चेहरा, आप एक नेशनल प्लेयर हैं, लोगों तक अब आपकी बात पहुंचेगी कि हैंडबॉल जैसा
एक खेल भी है। अदरवाइज हम तो क्रिकेट, फुटबॉल जी, और या बिल्कुल। इन्हीं सबको देख रहे हैं। बिल्कुल, हैंडबॉल तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। बिल्कुल। और ऐसे स्पोर्ट्स में आपका आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर, ये शायद उस एटमॉस्फेयर का भी नतीजा है जी कि मैं कौशाम्बी से यहाँ से प्रयागराज से लगभग, जिसे इलाहाबाद अब प्रयागराज कहा जाता है, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट मेरा गांव है जी। अतरसुइया सरायकिल कौशाम्बी। सरायकेल के रहने वाले। जी, सरायकिल के से 4 किलोमीटर दूरी पर वो गांव है मेरा। जी। बचपन से खेल का बहुत शौक था, और कम से कम सुबह शाम दोनों टाइम मिला करके सर, जब मैं क्लास 7th में था, 6-7 के मिड में की बात कर रहा हूँ, 8 तक मैं गांव में पढ़ाई किया हूँ, बिल्कुल। गांव के स्कूलों में। तो बहुत बेहतर ये रहा कि मैं फिजिकल एक्टिविटी मेरी बचपन से बहुत ठीक थी। जी। फिर मैं एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज ABIC प्रयागराज, जो मेरे जहाँ मेरी आज भी बड़ी श्रद्धा है और बिल्कुल यादें हैं मेरी, जहाँ से हमने खेल की शुरुआत की और उस मुकाम तक गए। आफ्टर 12th मैंने 12th से पहले जब मैं 12th में था SJFI खेला, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीपी के लिए मेरा एडमिशन हो गया। बीपी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, अब उसका नाम बदल के BPES कर दिया गया, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, 3 साल का इक्वल टू ग्रेजुएशन। और उसके बाद मैं BPED करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU चला गया। वहाँ से मैंने अपने BPED को कंप्लीट किया, और वहाँ का मैं कबड्डी टीम का कैप्टन भी रहा। मेंस कबड्डी टीम 2015 का मैं वो कैप्टन भी रहा वहाँ का। फिर उसके बाद मैंने MPED किया, जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से वापस आकर के। तो सर, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कोई कुछ ऐसा किस्सा जो आज भी आपको प्रेरित करता हो, मोटिवेट करता हो, या कुछ ऐसी अजीब कोई किस्से जो आप सुनाना चाहें सर, जिससे शायद आने वाली जनरेशन को जानने का मौका मिले कि पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में, अगर आप पढ़ाई से स्पोर्ट्स में आते हैं तो क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे? हाँ, एक बहुत सरल सी बात है। आप साल में शायद मुझे लगता है कि अगर छोटी छोटी परीक्षाओं को लेके 4-5 परीक्षाएं देते हैं छात्र, और उसमें भी बहुत कुछ परीक्षा में ही बहुत सीरियस दिखते हैं, बाकी टेस्ट में कॉमनली वो अपना करते हैं, और कुछ ही छात्र हैं जो अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी नॉर्मल मैंने महसूस किया है कि बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मली टेस्ट देते हैं, पर एक खिलाड़ी के जीवन में ना हर मैच उसकी पूरी परीक्षा लेता है। बिल्कुल, समझिएगा सर, हर मैच जो है पूरी परीक्षा लेता है 100%। अगर क्रिकेट, बहुत सरल उदाहरण है क्रिकेट, अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट का अपना 70वां मैच खेल रहा है या 200वां मैच खेल रहा है या पहला मैच खेल रहा है, वो अपना एफर्ट 100% ही लगाएगा। वो अलग बात है कि वो 1 बॉल में आउट हो रहा है या 20 बॉल पे आउट हो रहा है या 25 या 50 बॉल पे आउट हो रहा है, पर वो अपना 100% देगा। ये स्पोर्ट्स की क्वालिटी है। और स्पोर्ट्समैन के साथ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि वो कभी दबाव नहीं महसूस करता, किसी भी परिस्थिति में वो बहुत टैकल करता है सिचुएशंस को। ये खिलाड़ी की बहुत खूबसूरत जो है विचार हैं, या ये कहूँ खूबसूरत सोच है। अब सर, कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। जी बताएं। सवाल सर ऐसा है कि स्पोर्ट्स पर्सन, भाई कोई भी व्यक्ति है, वो जीवन में काम करता है, पैसे भी कमाने की चाह रखता है, और कमाना भी चाहिए। मुझे बिल्कुल कैरियर का मतलब करियर की बात है। तो जैसे कि बाकी विषयों के टीचर की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनका कोचिंगों में बड़ा जो है नाम चलता है, और अच्छी खासी पेमेंट, बड़ी बड़ी स्केलों पे वो काम करते हैं। जी बिल्कुल। उनके कंपैरिजन में स्पोर्ट्स टीचर के जो पेमेंट है, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है, शायद थोड़ा से 19-20% 19 ही पड़ता है जो, और उस अभाव को लेकर कैसे वो काम करता है सर? क्योंकि बच्चों के सामने मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटेड भी रहना है। बिल्कुल। और घर भी देखना है सर। बिल्कुल घर भी देखना है। बिल्कुल बहुत। तो सर वो कैसे आप महसूस करते हैं, या कैसे उसको डेवलप कराएंगे? मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा हर शिक्षक साथी को कि उनको ये बात बहुत गहराई से समझना होगा। मैंने अभी एक लाइन आपसे साझा की थी कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब, तो खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पर आज ये का अवधारणा बदली ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के नवाब। महसूस करते हैं आप? बिल्कुल। आज एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितनी सैलरी मिलती है, शायद एक IPL खेलने वाले खिलाड़ी को उसकी साल भर से कहीं ज़्यादा 2-3 साल की सैलरी ले जाता है। बस वही तो मेरा सवाल है सर कि अब आपने कहा कि जो है
एक फिजिकल टीचर जो नॉर्मल फिजिकल टीचर है या इस फील्ड में जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में कहीं फैक्चुएशन नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वो फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या फिजिकल एजुकेशन के हों, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी सेम। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के हों या फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या मैथ के, सैलरी सेम। पीआरटी सेम। अब बात आ गई है प्राइवेट सेक्टर्स में जी, जहाँ पर आप सवाल होगा थोड़ा सा, वहाँ पर फ्लक्चुएशन का एक बड़ा मार्जिन है कि कहीं आप कम है तो कहीं ज़्यादा है, कहीं कुछ है। तो इसी पर अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं कि आप इससे कम किसी स्किलफुल पर्सन को आप पे नहीं कर सकते। एक सवाल है इस पर, अभी हाल फिलहाल में ही आया है। तो मेरा अपना मानना है कि वहाँ पर एक टीचर की अपनी क्वालिटी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपने एक सवाल किया कोचिंग सेक्टर्स में, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, मैंने भी टीजीटी पीजीटी की कोचिंग एक लगभग 5 साल से अधिक समय तक कराई। अभी कुछ कारणवश मैं काम कर रहा हूँ, बाकी मेरी टीम काम कर रही है। बाकी और साथी हैं मेरे, वो जो इनके साथ मैं काम करता हूँ, वो लोग बराबर काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनकी हम लोग कोचिंग कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, बट एक बहुत व्यापक है कि हम अक्सर खिलाड़ी को ये समझ बैठते हैं कि वो पढ़ता नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अगला सवाल ये है सर कि बच्चे के साथ साथ कभी कभी आपको बच्चे के पेरेंट्स से भी मिलना पड़ता है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, जिसका बहुत कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक विषय भी हो जाता है। अक्सर मैं आपको बताऊं कि एक जगह मैं गया था, वहाँ बैठा था और वहाँ ऐसे मैच हो रहा था, क्रिकेट मैच खेल रहे थे। एक नया लड़का था, तकरीबन 19 साल का वो लड़का था, और 19 साल का लड़का दौड़ ही रहा था, उसका पैर में मोच आ गया, वो गिर गया जी। और उसकी जो जांघ की फीमर बोन या जो लेग लॉन्ग वाली बोन, फीमर बोन वो टूट गई जी जी। अब आप समझ सकते हैं कि 19 साल के लड़के का अगर पैर टूट जाए, फीमर बोन टूट जाए, तो उसका तो जीवन ही बदल गया। तो ऐसी चुनौतियां भी स्पोर्ट्स में आती हैं, और इसको देखते हुए अगर बाकी लोग अपने आप को इनसिक्योर अगर महसूस कर लें, तो वो भी अपने बच्चों को इस स्पोर्ट्स से दूर करना चाहते हैं। तो सर उसको कैसे हम किस नज़रिए से आप देखते हैं? मेरा ऐसे दुर्घटनाएं तो आपके साथ में भी कई हुई होंगी। बिल्कुल कई हुई। एक बार मैं, और ये सच भी है, होता सच भी है, बिल्कुल सच है। कभी कभी ऐसी इंजरीज होती हैं जिसमें खिलाड़ी का पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन डर तो सर, हम अगर घर से बाहर निकलते हैं और व्हीकल में बैठते हैं अपने, डर तो तब भी है कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, सामने वाला कोई नया है या कैसा है, इम्पैक्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट के डर से हम बाहर निकलना नहीं छोड़ सकते। मैं एक खिलाड़ी के लिए ये कहता हूँ कि वो बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, वो बड़ा, अभी आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा होगा ऋषभ पंत जी को जी। इतने बड़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ था उनका, उसके बाद वो रिवाइव करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को रिकवर करते हैं, फिर से इंडिया टीम में भी आते हैं। तो खिलाड़ी के जीवन में हम ये कहें कि चोट नहीं लगेगी, तो स्पोर्ट्स का जो है पार्ट, इंजरी पार्ट है, बट उसको कैसे ट्रीट करेंगे जी। कितना हम बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बता कर रखें, उसको ओवर यूज़ इंजरी तक ना जाने दें। एक्चुअली क्या है सर, हम इंजरी को उसको बचा नहीं पाते, हम बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाते कि बेटा आपको, और हम बच्चों को तैयार नहीं कर पाते कि आपको सेफ्टी मेजर्स। अब जैसे नया बच्चा आया, क्रिकेट खेलने आया, हम अमूमन जो प्रैक्टिस होती है क्रिकेट की, वो आपकी लेदर की बॉल से ही करते हैं बच्चे, बिल्कुल वही बॉल से खेलते हैं। अब आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चा पहुंचा बिना सेफ्टी गार्ड लिए हुए, बिना पैड के लिए, बिना हेलमेट के वो खेल रहा है, किसी बच्चे ने उसको फास्ट बॉल डाल दी, उसको लगी इंजर्ड हो गई। तो हमें इस बात को, और टीचर्स को ये इंश्योर कर लेना चाहिए जब ग्राउंड में वो खेले तो ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स हैं ग्राउंड्स के उनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो चांस ऑफ इंजरी अवॉइड की जा सकती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमें जो है अगर रोड पे निकलना है तो हेलमेट का यूज़ करना है, जिससे कंपलसरी है कि हमें हेड इंजरी से बचा जा सके। बिल्कुल सर। अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा सर, बड़ा गंभीर सवाल है, और अक्सर ये सवाल जो मेरे पास आते हैं, या तो कहीं ना कहीं मैंने उसको देखा है, लोगों के माध्यम से मेरे पास आते हैं। एक मेरा मित्र था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, वो खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था जी जी। और एक बार उसका कहीं टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट खेलने गया, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है सर, वो जीत रहा था, लेकिन अब पता नहीं सच या झूठ जो भी है, कभी कभी सर क्या अंपायर या जो कोचेस होते हैं,
क्या ये किसी एक तरफ बाइज्ड हो जाते हैं क्या? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि किसी एक टीम के प्रति, जैसे कि मैं अगर प्रयागराज का हूँ और दूसरे शहर के साथ मैच हो रहा है, हमारे रेफरी भी हमारे प्रयागराज के अगर निकल आए, तो क्या ये ऐसा कभी हो जाता है या होता है कि फेवर में चला जाता है मैच? संभावनाएं बड़े स्तर पे बहुत कम होती हैं। बड़े स्तर पे बहुत बिल्कुल बहुत कम होती हैं। ईमानदार व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ये भी है। बिल्कुल, आपने बड़ा सीधा निशाना बनाया है, पर इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, जिसने भी टूर्नामेंट को आयोजन किया हुआ है, उसको इस बात को ध्यान देना होता है कि ऑफिशियल कहाँ से हैं और उनका क्या स्टेटस है, ये क्या वो सर्टिफाइड हैं कि नहीं। हम जब भी ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या ये कहूँ कि ऑफिशियल एग्ज़ाम्स होते हैं हर फेडरेशन के अपने अपने, तो वहाँ पर हमें ये बातें, बेसिक मूल बातें हमको बताई जाती हैं। हाँ, हम ये कहिए गलतियाँ कहीं भी हो सकती हैं सर। उनके पास अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसमें आप थर्ड अंपायर का इस्तेमाल कर लेते हैं बड़े मैचेस में, पर छोटे मैचेस में तो ऐसा नहीं है ना कि आप रिव्यू ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो वहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि संभावनाएं हैं, और अगर आप अच्छे हैं तो नहीं भी हैं, तो ये हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, बिल्कुल पड़ता है। सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है सर जी स्पोर्ट्स पे, जी, अलग अलग जगह पर ग्राउंड बना रही है, इक्विपमेंट भेज रही है, चीज़ों की भी कर रही है। लेकिन सर एक रूट लेवल की बात करें या ज़मीनी स्तर की बात करें या ग्राउंड लेवल की बात करें, तो क्या ग्राउंड लेवल तक वो सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच? मैंने सर अभी तो फ़िलहाल मैं बड़ा बात करूं अगर, तो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार का जो है युवा कल्याण विभाग के द्वारा हर गांव या ब्लॉक पर एक स्टेडियम बनाने का प्रावधान था जी, मिनी स्टेडियम जी। 2-3 स्टेडियम है जहां पर लगभग मेरे जानने में है सर, बहुत क्लियर कट है। एक स्टेडियम तो ऐसी जगह बना है कि मैं उसके बारे में बताऊंगा तो अजीब लगेगा आपको। अच्छा, कि डू नॉट फॉलो इन द सेफ्टी मेजर्स, कोई सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं हुए, और कुछ जगह अच्छे हैं तो वहाँ कोचेस नहीं है। वही बात है, कुछ मेरिट एंड डिमेरिट बोथ आर। सरकार को कोई भी जब भी प्लान बन रहे हैं तो प्लान ऐसा हो जो एग्जीक्यूट किया जा सके, जहां बच्चे वाकई में शाम को प्रैक्टिस कर सके, ना कि शाम को वहां पे जाने से डरे या फियर महसूस हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट संभावनाएं तो ये हैं कि गवर्नमेंट को इस पर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और खासकर तो रूरल एरिया में जहाँ पर टैलेंट, हम जानते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये बात हम बोलते हैं, पर बोलने से ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है। एक जैसे कि बात करूंगा ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा सर, कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसी बच्चे को कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलना है जी, तो उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ उसको शुरुआती तौर पर देखने को मिलती हैं? पहले तो आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, बिल्कुल, और आपको भी बहुत सारी असुविधाएं हुई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर भी आपने एक ऐसा स्पोर्ट्स चुना जिसमें बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत महंगे इक्विपमेंट लग रहे हैं, शूटिंग का हो गया है ना, पोलो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इतने महंगे महंगे स्पोर्ट्स तक कैसे पहुँचा जा सकता है? क्या ये केवल अमीरों के खेल है या इसको कोई भी खेल सकता है? नहीं, ये तो अगर मैं अपने बिहाफ से या अपनी तरफ से बोलना चाहूँ इस बात को, तो ये साधारण बच्चों के खेल नहीं है, साधारण के बस की बात नहीं है, बिल्कुल। एक गांव का बच्चा जिनकी फैमिली स्ट्रांग नहीं है वो नहीं खेल सकते, क्योंकि ना ही उसके इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, ना ही उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन के लिए उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो बेहतर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रिसिएट करने के जो महंगे गेम्स हैं, इनके लिए उनके पास कोई ठोस, मुझे समझ में जो है नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर ठोस प्लेटफॉर्म नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को लेकर कि स्पोर्ट्स में बच्चे को क्या कहेंगे? जिस तरह से आगामी समय है, जो आने वाला समय है और जो समय चल रहा है, उस दौर में युवाओं को अगर ताकतवर बनाना है फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, तो खेल बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितना वो ई स्पोर्ट्स या अलग अलग गेम्स खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स तो फिर भी वेरीफाइड हो चुका है, अब तो ओलंपिक में भी खेले जाएंगे। 2036 ओलंपिक गेम्स में ई स्पोर्ट्स को सम्मिलित किया गया है।
बच्चों को बस और पेरेंट्स को मैं यही एक सजेशन के तौर पे कहूँगा कि खेल एक ऐसा हिस्सा है जो बच्चों को फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। टीम स्पिरिट डेवलप होती है बच्चों की, और बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। आजकल जो छोटे छोटे आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रही है, लीवर की में प्रॉब्लम हो जा रही है, एंजाइटी और स्ट्रेस में बच्चे चले जा रहे हैं। इससे ओवरकम करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए करें, पर फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। कुछ बस चुनिंदा सवाल और बच्चे हैं सर। जरूर। वन वर्ड ही रैपिड आंसर लेंगे, बहुत लंबा सवाल नहीं खींचा, आप जवाब नहीं लेंगे आपसे, जी। और कुछ सवालों का हाँ नाम है, बहुत क्लियर कट आंसर लेंगे। ठीक है। ऑनलाइन गेम को किस तरीके से आप देखते हैं सर? बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार बनाना। बीमार बनाना? जी। सोच लीजिएगा सर। नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप तुरंत जवाब दूंगा। फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल है सर हमारी लाइफ में? टू डेवलप अ स्ट्रांग पीपल। डेवलप बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व बनाता है। फिजिकल एजुकेशन बच्चों में वो पावर डेवलप करता है, जो कॉन्फिडेंस और छोटी मोटी परेशानी वो समझते नहीं क्या चीज़ है। स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स में क्या कोई रोल हो सकता है? बहुत बड़ा रोल है सर। आज पूरी पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स के साथ चलती है, और स्पोर्ट्स सारी पॉलिटिक्स के साथ चलता है। दोनों एक दूसरे के पहलू बने, और जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे आप सोच नहीं सकते कि बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सर। योगा में और ग्राउंड में, अगर हम योगा करते हैं या ग्राउंड में करते हैं, दोनों में से बेहतर कौन सा है? दोनों बहुत बेहतर हैं, पर जहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल, जहाँ पर जगह कम है वहाँ के लिए आप योग करिए। योग करें, रहेंगे आप, रोगों से दूर रहेंगे आप। और जहाँ पर जगह है कि बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उनको खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। खेलने की कोई उम्र होती है क्या? कोई उम्र नहीं होती सर। कोई उम्र नहीं होती? बिल्कुल नहीं, कोई उम्र नहीं होती। जब आप खेलना चाहें आप खेलिए, और उससे आप अच्छा फील करेंगे। जी। बहुत ग्राउंड में खेलने से और जिम करने से, जिम में अपने आप को मेंटेन करने से और ग्राउंड में अपने आप को मेंटेन करने में क्या अंतर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जिम में हम जा कर के मसल्स को हाइपरट्रॉफी करते हैं। बार बार रिपीट करने से हमारे मसल्स के शेप और साइज़ में परिवर्तन आते हैं, और हम जब फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो स्टेबलिस्ट मस्कुलर डेवलपमेंट होते हैं। बट जिम के जो आप करके एक्सरसाइज करते हैं, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो एक समय आपको दिक्कतें होंगी। थोड़ी सी मसल्स में हल्का सा रिलैक्स टाइप का हो जाएगा, मसल बिल्कुल ढीला होने लगेगा। बट ऐसे अगर आप ग्राउंड पे करते हैं तो वो चीज़ें फिट रहती हैं। स्पोर्ट्स पर्सन स्टेरॉइड लेते हैं या नहीं लेते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत जेन्युइन सवाल है सर, और ये बहुत बारीक से पूछा गया सवाल है। इतनी बढ़िया आपने रखा है सर। हाँ बिल्कुल, स्टेरॉइड लेते हैं, और ये पूरी तरह बैन है। मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि वाडा और नाडा दो एजेंसियाँ हैं सर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों पूरी तरह से स्टेरॉइड या किसी भी तरह का आप पदार्थ ले करके खा के परफॉर्मेंस को बढ़ा लें और किसी इवेंट को जीत लें, टोटली बैन है। इसको खिलाड़ियों से बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए। स्टेरॉइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? खिलाड़ियों को नहीं लेना चाहिए। खिलाड़ियों को नहीं लेना चाहिए? किसी को नहीं, जिसको नीड है, या डॉक्टर वगैरह। ये दवा है, मेडिसिन भी के तो रूप में भी काम कर लेते हैं इसको। तो मेडिसिन के रूप में अगर किसी को डॉक्टर ने दिया है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बट खिलाड़ियों को इससे दूर रहना चाहिए। क्या बूस्ट करता है स्टेरॉइड? बिल्कुल करता है सर, बॉडी को इफेक्ट करता है बिल्कुल। अगर कोई चीज़ इंस्टेंट आपके बॉडी में जाएगी, इंस्टेंट वो कुछ चेंजेस लाएगी, तो आगे चल के आगामी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आपके बाद में कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा का हो सकता है, आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड बहुत अलग अलग चीज़ टाइप की आती हैं, तो उनको खाने से तो नुकसान है हमारे। जब किसी स्पोर्ट्स में हम ट्रायल देने जाते हैं जी, तो क्या वहाँ पे भी करप्शन होता है? सवाल है, बिल्कुल संभावनाएं रहती हैं। संभावनाएं रहती हैं, बिल्कुल। क्या ये कभी आपने फेस करा है क्या? हाँ किया है, मैं तो इसका एविडेंस दे सकता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, मैं एक पेपर बहुत दूर तक जाने वाला हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं, वो पेपर कटिंग है ना, तो इस पे बोल सकता हूँ मैं। अच्छा। एक बार बहुत मैं यहीं पर जो है ट्रायल चल रहा था मेरा जी, हैंडबॉल का, तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बहुत पुरानी बात बता रहे हाँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट का वो मैच था, डिस्ट्रिक्ट का मैच था, और मैंने बहुत बेहतर गोलकीपिंग की, और साफ साफ प्रिंट मीडिया ने उसमें लिखा भी था, गोलकीपर योगेंद्र कुमार सिंह का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा। यही लाइन है, अभी है वो एविडेंस, तो उस पर बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एविडेंस दे सकता हूँ जी। तो बाद में जब लिस्ट आई, हम लोगों ने पूछने की कोशिश भी, सर क्या, बोले पेपर में आएगी लिस्ट, और जब पेपर में आया तो मेरा नाम नहीं था। वो दिन
मैं आपसे अब साझा ही कर देता हूँ। वो शायद मेरे लाइफ का खेल के लिए आखिरी दिन था। उस दिन के बाद मैं सोच लिया था कि मुझे खेल अब नहीं खेलना है, हैंडबॉल नहीं खेलना। ये मैं बहुत गहरी बात और अंदर की बात आपको अपनी बात कर रहा हूँ। तो बट मेरे मामा जी थे, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो लाइफ है ये, एक पड़ाव से आप हार मान के अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आप कोशिश करिए, आज नहीं कल आप कामयाब होंगे। और फिर वहीं रहते हुए मैंने नेशनल भी खेले, बहुत बेहतर खेला। फिर उसके बाद मैंने लगातार इंटरवर्सिटी गेम्स खेले, एक नहीं लगभग मैंने 4 इंटरवर्सिटी यहाँ से खेली, हैंडबॉल से 3 और 5 कबड्डी से मैंने खेली इंटरवर्सिटी गेम्स। तो मैंने फिर लगातार खेला। हाँ, लेकिन ये जो है, ये सवाल आपने पूछा है, ये मैं सभी जो भी ऐसे पदों पर सेलेक्टर्स हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि कभी ऐसी स्थितियों में उन खिलाड़ियों को दरकिनार ना किया जाए जो ज़मीन से जुड़ के संघर्ष करके आते हैं, और उससे वो टूट भी सकते हैं। हमारे एक गलत जजमेंट से वो खेल को छोड़ के जा सकते हैं। कईयों ने छोड़ा है सर, कईयों ने छोड़ा होगा, बिल्कुल बहुतों ने छोड़ा है। हाँ बिल्कुल, मैं उनमें से था जो बचा, और फिर तो कैरियर कहीं और जाना था टीचिंग सेक्टर्स में, तो वहाँ मैंने बहुत सही समय पर निर्णय ले लिया, तो अपने शिफ्ट किया अपने। बहुत बेहतरीन सवाल सर। लगा सर आपसे बात करके, और कई गंभीर मुद्दों पे आज आपसे हमारी बातचीत हुई है, और आगे भी सर आपको समय समय पर आपको आना पड़ेगा और अपने विषय आपको रखने ही पड़ेंगे सर। नहीं बिल्कुल सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जिन विषयों पे मुझसे चर्चाएं की, जिन विषयों को जानना चाहा, और बहुत गंभीर सवाल भी थे कि क्या स्कूलों में खेल की व्यवस्थाएं क्या है और अच्छी होनी चाहिए उन विचार। मेरा मानना है शायद कुछ लोगों में परिवर्तन आए। खेल हम पढ़ाते हैं सर कि खेल शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल, तो इसको अभिन्न हिस्सा माना जाए। और जिस तरह से युवाओं में एक क्रेज बढ़ रहा है मोबाइल फ़ोन की तरफ, स्क्रीनिंग, छोटे छोटे बच्चों में वो चीज़ें आप देख सकते हैं, उन चीज़ों से अगर बच्चों को बाहर लाना है, मेंटल समस्याओं से बाहर निकालना है, उनको मानसिक बीमारियों से बचाना है, तो हमें स्पोर्ट्स में पुनः आना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बस लास्ट का सर आखिरी सवाल है, जो कि सारे विषयों पे हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है, बातें कई सारी हो गई हैं। सिर्फ आपके विषय के बारे में अगर हम बात करें कि हैंडबॉल जैसा विषय या हैंडबॉल जैसा गेम मैंने पर्सनली कभी नहीं खेला है, जी जी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी को जानना चाहे कि हैंडबॉल क्या होता है जी, कैसे खेला जाता है या कितने लोग खेलते हैं या उस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कहाँ से उसकी शुरुआत हो सकती है? बस ये आखिरी सवाल है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, मेरे ही खेल से मुझसे सवाल किया गया। ये मेरे लिए बहुत आसान और सरल भी होगा बच्चों को समझाने में भी। एक्चुअली हैंडबॉल बहुत दमखम का खेल है, जिसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 की टीम होती है। अब टीम की संख्या 14 से 16 कर दी गई है, लेकिन खिलाड़ी 7 ही मैदान में खेलते हैं, बिल्कुल, बाकी खिलाड़ी स्टैंड बाई में होते हैं जी। और ये जो हैंडबॉल होता है, ये जिसका मैदान की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको हैंडबॉल कोर्ट कहा जाता है, मैदान नहीं कोर्ट कहा जाएगा जी। मैं और सुधार कर देता हूँ। तो हैंडबॉल की कोर्ट की लंबाई चौड़ाई होती है जो है आपकी 40 मीटर इसकी लंबाई होती है, और विड्थ होती है इसकी 20 मीटर्स। इस एरिना के अंदर एक गोल पोस्ट लगा होता है, उस गोल पोस्ट में दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं, जिसकी हाइट जो है 2 मीटर होती है और 3 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो इस गोल पोस्ट में बेसिकली लोग खेलते हैं, और बहुत ही स्पीड के साथ इस खेल में एंडोरेंस की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर इस खेल को प्रयागराज में कोई खेलना चाहता है तो मदन मोहन मालवीय